नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं वंचिका क्राइम स्टोरीज। कहानी शुरू करने से पहले एक छोटी सी विनती है। अगर आप सच्ची कहानियां सुनने में इंटरेस्ट हैं तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। नीचे कमेंट करके बताइएगा कि आपको सबसे ज़्यादा क्या झकझोरता है। और हाँ, वीडियो को शेयर करना मत भूलिएगा, क्योंकि आपकी एक शेयर किसी की सोच बदल सकती है। और अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ हर कहानी आपकी रूह तक पहुंचती है। अब चलते हैं आज की कहानी की तरफ। और आपसे बस इतना कहूँगी, इस बार वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि आखिरी 20 सेकंड में जो मोड़ आने वाला है वो आपकी धड़कनें रोक देने के लिए काफ़ी है। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। उसकी उम्र करीब यही थी, कोई 18-19 बरस। उसकी बड़ी बड़ी आँखें, घने बाल, सफ़ेद मोतियों की लड़ी से दांत। जब वो हंसती थी तो लगता था मानो बिजली चमक गई हो। गली मोहल्ले के मंचलों पर तो उसकी हंसी कहर बनकर बरसती थी। मुझे आज भी याद है, एक बार पड़ोस के चित्तू बाबू का लड़का काफ़ी बीमार हो गया था। उसके परिवार के लोग बहुत परेशान थे, लेकिन कजरी बड़े इत्मीनान से हंसते हुए कह रही थी, ए बाबू भैया, आपका लड़का ठीक हो जाएंगे, तुम फिक्र न करो। और फिर ढेरों लतीफ़े सुनाने लगी, यहाँ तक कि बीमार लड़का भी कजरी के लतीफ़े सुन सुनकर हंसने लगा था। मैं तकरीबन 10 साल बाद उस शहर, उस मोहल्ले में जा रहा था, जहाँ कजरी अपने बापू के साथ अकेली रहते हुए भी मोहल्ले भर के सुख दुख में शरीक होती थी। एक बार जब मुझे एक कुत्ते ने काट लिया था तो मैं बहुत परेशान हो गया कि अब तो 14 बड़ी बड़ी सुइयां लगवानी पड़ेंगी। लेकिन कजरी ने हंसते हंसते कहा, पड़ोसी बाबू, काहे को चिंता करते हो, कुत्ते ने ही तो काटा है, किसी सांप में तो नहीं, सब ठीक हो जाएगा। मैं भी कजरी की बात मानकर टीके लगवाने के पचड़े में पड़ने के बजाय घर में ही मामूली इलाज करवाता रहा। ये कजरी के बोल का फल था या कुछ और? खैर, मैं बहुत जल्दी ठीक हो गया। वही सांवली सलोनी कजरी मुझे फिर से मिलने वाली थी। यही सोच सोच कर मैं खुश हुआ जा रहा था। लेकिन मैं इस बात को लेकर परेशान भी था कि कहीं कजरी अपने ससुराल न चली गई हो। 10 साल का अरसा कम नहीं होता। अचानक ही एक कुली ने पूछा, बाबूजी, सामान ले चलूं? मैं चौंका, लेकिन तभी मुझे भान हुआ कि गाड़ी तो पहले से ही प्लेटफॉर्म पर आकर खड़ी हो चुकी है और स्टेशन आ चुका है। मैंने पूछा, हाँ हाँ ले चलो, कितने पैसे लोगे? कुली बोला, 100 रुपये लगेंगे। अच्छा ठीक है, चलो। स्टेशन से बाहर आकर मैंने सोचा कि पहले कुछ नाश्ता कर लिया जाए, लेकिन फिर ये सोचकर कि अब तो कजरी के हाथ का बना नाश्ता ही करूँगा, मैंने रिक्शे वाले को आवाज़ दी, सुमेरपुर चलोगे? 30 रुपये लगेंगे, रिक्शे वाले ने कहा, और मेरा बैग वटेची उठाकर रिक्शे में रख लिया। रिक्शा चल पड़ा और मैं फिर गुजरे दिनों की दुनिया में खो गया। एक दिन सुबह सुबह ही कजरी मेरे पास आई और हंसते हुए बोली थी, पड़ोसी बाबू, आज मेरा दिल डूबा जा रहा है। फिर खुद ही खिलखिलाकर हंस पड़ी और बोली, बाबू मैं तो मजाक कर रही थी। तभी अचानक कजरी के बापू के रोने की आवाज़ ने हम दोनों को चौंका दिया। दोनों ही लपके। कजरी के बापू के इर्द गिर्द भीड़ जमा थी और बीच में पड़ी थी कजरी की माँ की लाश। मैं तो दंग रह गया। कजरी ना रोई ना ही गुमसुम हुई। उसकी माँ की लाश को देखकर मैं उदासी में डूबा वापस अपने कमरे में आ गया। शाम को कजरी मेरे सामने थी, वही हंसता हुआ चेहरा लिए। कह रही थी, ए बाबू, माँ मरी थोड़े ही हैं, वो तो सो रही हैं। और फिर हंसते हुए वो बोली, बाबू, एक दिन तुम्हें भी और हमें भी तो इसी तरह सोना है। फिर वो रुकी नहीं, तुरंत ही चली गई। मैं हैरानी से रिक्शे वाले को मैंने रोककर अपना कमरा खोला, सामान रखा और फिर उसे पैसे दिए। सोचा, इतने सालों के बाद कजरी से मिलने क्या खाली हाथ जाऊंगा। मैं पास की हलवाई की दुकान पर मिठाई लेने पहुंचा। 1 किलो लड्डू लिए और पैसे देकर मैं अपने घर जाने के बजाय सीधा कजरी के घर जा पहुंचा। दरवाज़ा खटखटाया तो एक अधेड़ आदमी ने दरवाज़ा खोला और बोला, कहिए, कहाँ से आए हैं, किससे मिलना है, आइए आइए, अंदर आइए। मैं भी उसके पीछे पीछे चला गया। वो अंदर जाकर एक तरफ पड़ी चारपाई पर बैठ गया। फिर चारपाई पर बैठते हुए मैंने अधेड़ से पूछा, भैया, त्रिलोचन बाबू दिखाई नहीं दे रहे, वो कहीं गए हैं क्या? ये सुनते ही वो आदमी उदास हो गया। फिर धीरे से वो अधेड़ बोला, मामा को मरे तो 4 बरस हो गए भैया। आप कौन हो, कहाँ से आए हो? और कजरी?
उसके सवाल का जवाब दिए बिना ही मैंने पूछा, कहीं गई होगी, शाम को आ जाएगी। कहते हुए वो उठा और बोला, बाबूजी आप बैठो, मैं चाय बनाकर लाता हूँ। अरे नहीं नहीं, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, लो ये मिठाई रख लो। और हाँ, कजरी आए तो कह देना कि सामने वाले मकान में रहने वाला बाबू आया है। कहते हुए मैं उठ खड़ा हुआ। रात भर के सफ़र की वजह से मेरा बदन भारी हो रहा था, लिहाजा कमरे में आकर सबसे पहले मैं नहाया और चारपाई पर लेटकर सोचने लगा कि अब कैसी लगती होगी कजरी। यही सोचते सोचते मैं सो गया। शाम के वक्त मुझे ऐसा लगा मानो कोई कह रहा हो, पड़ोसी बाबू उठो। मैंने लेटे लेटे ही सोचा कि ये कजरी ही होगी। आंखें खोली और देखा तो सचमुच कजरी ही थी, पर उसे देखते ही मैं हैरान रह गया कि क्या ये वही सुंदर लंबे बालों और पतले होंठों वाली कजरी है या कोई और। वो बोली, ए पड़ोसी बाबू, क्या सोचते हो, मैं कजरी ही हूँ। कजरी, आओ बैठो, मैं तो सोच रहा था कि तुम इतनी दुबली पतली कैसी हो गई। जवाब में कजरी के होंठों पर फीकी मुस्कान देख मैं चुप हो गया। कुछ देर बाद भी जब वो कुछ ना बोली तो मैंने कहा, कजरी, बापू नहीं रहे, सुनकर बड़ा दुख हुआ। तुम बताओ आजकल क्या कर रही हो, तुम्हारी शादी हो गई या नहीं। जवाब में वो थोड़ी देर चुप रही, फिर बोली, बाबू जो इस दुनिया में आया है उसे तो जाना ही है। बापू चले गए, अब मैं भी चली जाऊंगी। अरे नहीं पगली, मैंने ये तो नहीं कहा। खैर मैं समझता हूँ तुम्हें दुख हुआ होगा। अच्छा ये बताओ कि कहाँ गई थी सुबह से, कहीं काम करती हो क्या। वो जोर से हंसी, पर पीले पड़ गए दांतों को देखकर अब मुझे कजरी की हंसी रास नहीं आई। फिर भी मैं शांत बना रहा। हंसते हंसते ही वो बोली, बाबू तुम थक गए होगे, मैं अभी तुम्हारे लिए खाना लेकर आती हूँ। और मेरे कुछ कहने से पहले ही वो बाहर जा चुकी थी। उसके बाहर जाते ही मैं सोचने लगा कि कजरी कुछ छिपा रही है, उसकी हंसी में अब पहले वाली बात नहीं है। तभी मुझे ख्याल आया कि जब मैंने उससे शादी की बात की थी तो वो टाल गई थी। अब आएगी तो सबसे पहले यही पूछूंगा। तकरीबन आधे घंटे बाद साड़ी के आंचल में छिपाकर कजरी मेरे लिए खाना लेकर आ गई। खाना पलंग पर रखकर वो नीचे बैठ गई और बोली, खाना खाओ बाबूजी। नहीं कजरी, पहले तो ये बता कि तेरी शादी कहाँ हुई है, किससे हुई है और कब हुई, तभी मैं खाना खाऊंगा। खा लो ना बाबूजी। हंसते हुए वो बोली, अभी बता दूंगी। कजरी की मोहक अदा देखकर मैं और कुछ न बोल सका। खाना खाने के बाद मैं चारपाई पर लेट गया और बोला, हाँ अब बता। कजरी हंसी और बोली, बाबूजी आप जानना चाहते हो ना कि मेरा मर्द कौन है, मेरी ससुराल कहाँ है। हाँ हाँ यही। बाबूजी वो जो सामने मोहल्ला है ना, उस मोहल्ले का हर मर्द मेरा शौहर है, हर घर मेरी ससुराल है। बचपन में मैं लोगों को खुश रखती थी ना, इसीलिए अब मुझे मर्दों को खुश रखना पड़ता है। अच्छा बाबूजी, किसी चीज़ की ज़रूरत हो तो मुझे बुला लेना। और फिर हंसते हुए वो बाहर निकल गई। मेरे ऊपर तो मानो आसमान ही टूट पड़ा, होंठ सूख गए। ऐसा लगा कि कोई तूफान आया और मुझे उड़ा ले गया। पर कजरी मेरे कई सवालों का जवाब दिए बिना जा चुकी थी। सुबह ये खबर सुनकर कि कजरी ने कुएं में कूदकर जान दे दी, मैं मानो ज़मीन में गड़ गया। सोचने लगा कि अब कभी नहीं सुनाई देगी कजरी की मासूम हंसी, क्योंकि अब वो इस दुनिया से बहुत दूर जा चुकी है। उसने दरवाज़ा बंद होने की हल्की सी आवाज़ सुनी और उसी पल उसे एहसास हो गया कि ये आवाज़ सिर्फ दरवाजे की नहीं, उसकी ज़िंदगी के एक पूरे अध्याय की थी। वो भाग कर जाना चाहता था, उसे रोकना चाहता था, चीख कर कहना चाहता था, मत जाओ, मैं टूट जाऊंगा। पर पैरों में जैसे किसी ने वज़न बांध दिया हो, वो हिल भी नहीं पाया। वो चली गई बिना पीछे देखे। शायद इसीलिए क्योंकि अगर उसने मुड़कर देख लिया तो वो भी खुद बिखर जाती। उसने उसकी छोड़ी हुई एक चूड़ी उठाई जो शायद जल्दी में गिर गई थी, उसे हाथ में दबाया, इतना जोर से दबाया कि हथेली से खून निकल आया, लेकिन उसे पता भी नहीं चला। खिड़की के बाहर देखकर उसने सिर्फ यही कहा कि तुम चली गई, पर मेरी धड़कन अभी भी तुम्हें ढूंढ रही है। उस रात वो पहली बार रोया नहीं, बल्कि टूटकर बिखर गया। और सबसे दर्दनाक बात, वो ये भी जानता था कि वो लाख चाहे फिर भी कभी वापस नहीं आएगी। और प्यार, वो वहीं खड़ा रह गया, दो धड़कनों के बीच अधूरा दम तोड़ता हुआ।